हम लोग समझते हैं। अब कल क्या हुआ था ये बताइए। सत्ता में साझेदारी समझाए थे, संघीय सिस्टम समझाए थे। क्या समझाए थे संघीय सिस्टम में? संघीय सिस्टम में क्या बताया गया था? अच्छा, हम बता रहे थे कि संघीय सिस्टम को कैसे पहचानेंगे ना, संघीय सिस्टम को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए फेडरल सिस्टम को कैसे हम लोग पहचानेंगे, उसका नंबर 1 पॉइंट ना, नंबर 1 बताए थे कि सुप्रीम पावर जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, सुप्रीम पावर जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी उसका एक ऊपर वाला व्यक्ति होगा जो गवर्नमेंट होगा, और एक जो होगा वह असिस्टेंट गवर्नमेंट होगा। बिना दोनों के मर्जी से, यानी दोनों के बिना सहमति से, दोनों के बिना हेल्प से कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। ये नंबर 1 पॉइंट हम बताए थे। 2 नंबर पॉइंट इसमें था कि जो गवर्नमेंट होगा वह कुछ इस तरह से होगा। नंबर 1 होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 3 क्या होगा? रीजनल गवर्नमेंट। ये होगा, ये 2 हम बता दिए थे आप लोगों को ना, ये 2 बता दिए थे। चलिए 3 नंबर में हम लोग आते हैं। सबसे 3 नंबर एक और उसका पहचान क्या होगा? 3 नंबर जो कि यूनियन होगा, फेडरल होगा, उसका 3 नंबर में क्या पहचान होगा आपका? बदमाशी मत करो, घर और जाने का मन किसी को नहीं ना है ना। 3 नंबर जो है उसमें क्या होगा? उसमें होगा सबसे पहला चीज कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी होंगी ना, जुडिशरी होंगी, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होगा ना, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। सबसे पहला नंबर सुप्रीम पावर जो होगा वह हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बटा हुआ होगा। किस तरह से बटा हुआ होगा? हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ये 2 टाइप से बटा हुआ रहेगा। हॉरिजेंटली कैसे बटता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वर्टिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। ये 3 टाइप से बटता है, ठीक है ना। वर्टिकली, हॉरिजेंटली सत्ता का बंटवारा का मतलब होता है मिसयूज ना हो सत्ता का। वर्टिकली सत्ता का बंटवारा का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का बात सुना जा सके। क्या इतना तक आपको क्लियर है? सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के, हर तबके के व्यक्ति के, हर भाषा बोलने वाले व्यक्ति, हर जाति के व्यक्ति, हर धर्म के व्यक्ति को सत्ता में हिस्सेदारी दिया जा सके, ताकि उनके बीच के मतभेद को कम किया जा सके, सामुदायिक मतभेद को, सामुदायिक विभिन्नता को विभाजन होने से बचाया जा सके। ये रहा आपका सामाजिक विभाजन, ये रहा आपका सत्ता साझेदारी। सत्ता साझेदारी का मतलब यही होता है, ठीक है। अब चलिएगा हम लोग आगे पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट होगा 4 नंबर पॉइंट होगा डबल आइडेंटिटीज ना, यानी कि दोहरी पहचान होंगी, दोहरी पहचान होंगी। एक पहचान सेंट्रल और एक पहचान स्टेट। कैसे? एक पहचान बिहारी और एक पहचान भारतीय। ये क्यों है ऐसे? अगर केंद्र जो है वह राज्य ना बनाया होता तो शायद न होते, सब भारतीय होते, फिर बिहारी पहचान कहां से आता? यानी दोहरी पहचान होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बिहारी एंड
इंडियन, मराठी एंड इंडियन। देख रहे हैं हर व्यक्ति का डुअल आइडेंटिटीज है, दो पहचान है हर व्यक्ति का। सबसे पहला पहचान है कि वह बिहारी है, दूसरा पहचान है वह इंडियन है। मुख्यतः दो पहचान होंगे, ये हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पॉइंट में चलते हैं, फेडरल सिस्टम में, कि फेडरल सिस्टम में नेक्स्ट क्या पहचान होगा। ये सभी हम फेडरल सिस्टम की पहचान आपको बता रहे हैं। जहां भी फेडरल सिस्टम होगा, जहां भी यूनियन सिस्टम होगा, संघीय प्रणाली जहां भी होंगे, हिंदी कहा जाएगा संघीय प्रणाली, संघ बनेगा। संघ मतलब होता है ना कि विभिन्न होकर भी साथ रहना। संघ का मतलब होता है कि अलग अलग होकर भी साथ रहना। एक होता है साथ हो जाना। साथ हो जाना का मतलब होता है सारे विभिन्नताओं को मिटा दो, एक विभिन्नताओं को अपना लो, ये होता है साथ हो जाना। लेकिन विभिन्न होकर भी, हम बोले ना डाइवर्सिटी में भी इक्वलिटी, ये यूनियन है। यानी बिहार के लोग अलग भाषा, अलग कल्चर, अलग धर्म, अलग त्योहार, अलग पर्व को मनाते हैं, अलग खाना खाते हैं। अपेक्षा केरल, अपेक्षा असम, तमिलनाडु, ये सब के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो यहां के लोग अलग हैं। तो क्या वो अलग देश है? नहीं है। डाइवर्सिटी है लेकिन इक्वलिटी भी है। किस बेसिस पर? इंडियन। क्या बात समझ रहे हैं? सीधा बैठ जा, ठीक ना, सीधा बैठ जा। ठीक, वह इंडियन के बेसिस पर इक्वल है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि कोई भी आप चीजों को उठाकर देखिए, कोई भी चीजों को आप उठाकर देखिए तो डाइवर्सिटी में इक्वलिटी आपको मिलेंगे। और जब डाइवर्सिटी में इक्वलिटी को अपनाया जाता है तो यह यूनियन बनता है। डाइवर्सिटी को सीधा खत्म कर दिया जाएगा, यूनियन नहीं बनेगा। यह एक तरह से कहा जाएगा कि एक हो गए हम। लेकिन कहनाम ऐसा है कि आप अपने परंपरा को मानिए, हम अपने परंपरा को मान रहे हैं, लेकिन रहेंगे साथ। इस स्थिति में कहा जाता है यूनियन। इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि यहां के एवरी पर्सन जो है ड्यूअल आइडेंटिटीज के साथ रखता है और उसके पास ड्यूअल आइडेंटिटीज है। क्या बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर बात आते हैं। नेक्स्ट नंबर बात आते हैं दूसरा, 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर में ये आपको कहने का मेरा मतलब है कि यहां के एक ही नागरिक पर विभिन्न डिफरेंट गवर्नमेंट शासन करती है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंट रूल्ड बाई वन टाइप ऑफ सिटीजन, यानी एक प्रकार के नागरिक हैं। अरे भाई हम एक ही प्रकार के ना हैं, लेकिन हमारे पर 3 गवर्नमेंट राज कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग कर रही है और रीजनल गवर्नमेंट अलग कर रही है। मेजरली तो 2 गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं ना। रीजनल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट का सहायक गवर्नमेंट है। रीजनल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का सहायक गवर्नमेंट है। रीजनल गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेता, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट उसको फंड देता है काम करने के लिए। ठीक है ना। तो यहां पर बात यहां पर यह है कि विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट, विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट के टाइप में हो जाएगा। नंबर 1 हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हो जाएगा स्टेट और तीसरा हो जाएगा रीजनल गवर्नमेंट। यानी कि डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वह रूल करती है 1 सिटीजन पे। सेंट्रल के लिए अलग जनता थोड़े है, हम ही लोग हैं। मोदी जी के लिए हम ही लोग हैं, सम्राट चौधरी के लिए हम ही लोग हैं।
और हमारे यहाँ का मेयर और विधायक, हम मेयर और मुखिया के लिए हम ही लोग हैं। तो ये रहा आपका 5वां पॉइंट, ये रहा आपका 5वां पॉइंट। चलिए हम लोग 6ठा पॉइंट देखते हैं एक यूनियन का, कि एक यूनियन के अंदर जो है वह 6ठा पॉइंट क्या होगा। देखिए अगला नंबर होगा कि जो गवर्नमेंट होती है वह अपने एरिया का जितना वर्क है उसके अधिकार उसको होता है करने के लिए। यानी कि गवर्नमेंट जो होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एरियाज वर्क। ये हो गया, यानी कि जो गवर्नमेंट होंगी उसको अधिकार होगा अपने एरिया के जितने काम हैं उनको करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर आएंगे और नेक्स्ट नंबर होगा फेडरल सिस्टम का 7 नंबर। और 7 नंबर होगा, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 नंबर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी प्रोविजन में चेंज नहीं कर सकता है बिना अपोजिशन पार्टी के हेल्प से। कोई भी प्रोविजन में चेंज नहीं कर सकता है। प्रोविजन माने होता है प्रस्तावना, मूल ढांचा ना, मेन ढांचा में, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ढांचा में चेंज नहीं कर सकता है बिना अपोजिशन पार्टी के हेल्प से। ये है आपका 8वां पॉइंट। यानी कि अगर हम इसका बात करें कि नो चेंज इन प्रोविजन विदाउट हेल्प ऑफ अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी के बिना हेल्प से चेंज नहीं कर सकता है। ये रहा अपोजिशन माने विपक्षी, यानी विपक्षी पार्टी का भी सहयोग चाहिए चेंज करने के लिए। क्या बात ये समझ आ रहा है? इतना बात समझ आया, बस खत्म हो गया फेडरल सिस्टम। अब हम आएंगे फेडरल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में क्या है? संघ। किस तरह का संघ है इंडिया में, इसमें आएंगे। तो चलिए फेडरल सिस्टम को एक बार और हम आप लोगों को रिवीजन करते थे ना। अभी इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम। इसमें पढ़ाएंगे 2 प्रकार के फेडरल सिस्टम होते हैं। फेडरल सिस्टम में 2 प्रकार के पढ़ाएंगे। एक होता है स्टेट जो होता है मोर पावरफुल देन सेंट्रल, सेंट्रल मोर पावरफुल देन स्टेट। एक होगा कि स्टेट ज्यादा पावरफुल है सेंट्रल के मुकाबले, एक है कि सेंट्रल ज्यादा पावरफुल है स्टेट के मुकाबले। अब ये कहां कहां चलता है? हमारे यहां भी स्टेट है, लेकिन हमारे यहां स्टेट तो ज्यादा पावरफुल नहीं है सेंट्रल में। अगर वही बात करेंगे अमेरिका में तो स्टेट ज्यादा पावरफुल है सेंट्रल से। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये 8 पॉइंट है, जो 8 पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे ना। सबसे पहला बताएं कि सर्वोच्च पावर जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सर्वोच्च पावर जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किस टाइप में? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड में जो होगा वह सबसे पहला हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड में आएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी ऊर्ध्वाधर वितरण का बात करेंगे, यह है ऊर्ध्वाधर वितरण, नहीं क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज वितरण, क्षैतिज का बात करेंगे सीधा सीधी, तो सीधा सीधी का बात करेंगे तो उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ना, सबका अपना अपना पावर है। वर्टिकल का बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। क्या ये क्लियर हो गया? हो गया क्लियर ना। अब इसके बाद सुप्रीम पावर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक आदमी के पास पावर नहीं है। अच्छा, ये भी आप लोगों को बताए हैं कि जब आप लोगों को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड बताए हैं कि वर्टिकल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसमें ये बताएं तो हम ये बताएं शेड्यूल 8
शेड्यूल 8 में संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पेशल, एक बनाया यूनियन लिस्ट और एक बनाया आपको स्टेट लिस्ट और एक बनाया कंकरेंट लिस्ट, जिसमें अलग अलग, ऐसा ना हो कि कल को सब्जेक्ट लेने पर विवाद हो जाए कि हम ये लेंगे तो हम ये लेंगे। इसीलिए सबकी सहमति से संविधान में ही तय कर दिया गया है। जैसे यूनियन लिस्ट जिसके अंदर टोटल 100 टॉपिक हैं, टोटल 100 सब्जेक्ट हैं, टोटल 100 मामले हैं, जिस पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही, जिस पर दिल्ली में बैठे लोग ही कानून बनाएंगे, उसमें राज्य अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद अगर आगे बात करेंगे स्टेट का लिस्ट जो होगा, उसमें अभी के डेट में 61 है, पहले था 67, जिसमें से 5 निकाल करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। उसके बाद 3 नंबर होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर टोटल 52 टॉपिक, 52 गो मामला है। इसमें 52 गो मामला इसलिए इसमें रखा गया है कि कभी जरूरत पड़ता है, स्टेट भी अच्छा काम कर देता है, इसीलिए स्टेट। क्या आपको समझ में आ गया? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अरे ऊपर वाला है संघ सूची, निचले वाला है राज्य सूची, और ये क्या है? समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल और केवल कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में केवल और केवल कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। और कंकरेंट लिस्ट में कौन कानून बनाएगा? ये ना गबड़ा दिलू जा, रीजनल गवर्नमेंट नहीं, दोनों, ये और ये। रीजनल गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए रखा गया है, उसको कानून बनाने के लिए नहीं रखा गया है। कंकरेंट लिस्ट रीजनल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये और ये दोनों बना सकता है। तो इफ एनी सिचुएशन, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें दोनों कानून बना दे, स्टेट और सेंट्रल, तो सेंट्रल तो अलग नहीं है। अरे भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1। अभी तो आप लोगों को आर्टिकल के बारे में भी नहीं समझ में आता होगा कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कहां मिलेगा। जब आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाइएगा ना, तो आर्टिकल पे बात करेगा। जब आगे जाइएगा तो ये आर्टिकल पे बात होता है कि कहां, जैसे आप सुने हैं धारा लगता है ना, धारा 307, धारा 308, तो ये है क्राइम के लिए ना। इसको कहा जाता है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। ये दंड देने का संहिता है आईपीसी, धारा 307, धारा 308। लेकिन एक नागरिक के लिए और एक सरकार चलाने के लिए हर प्रोविजन आर्टिकल के अंदर किया गया है। अभी क्या हुआ, आप बंगाल के केस में देखेंगे कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, हम कैसे मान ले कि हम मुख्यमंत्री पद से हट गए। तो अब आप बताइए कि इस स्थिति में क्या होगा। जीत गया दूसरा कैंडिडेट, कौन से जीते, कौन वहां का मुख्यमंत्री बने हैं? शुवेंदु अधिकारी। वहां का मुख्यमंत्री जो बने हैं वो शुवेंदु अधिकारी उसी पे बने हैं जो ममता बनर्जी का सीट था। ममता बनर्जी के सीट से जीत करके बने हैं ना। अब बताइए, राज्यपाल के पास स्पेशल प्रोविजन होता है कि जैसे ही 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, जैसे ही सरकार को लाए 5 साल हो जाएगा, वैसे ही आप मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। तो राज्यपाल अपने पावर का इस्तेमाल किए। अच्छा, तो ये मुद्दा इतनी चर्चा में क्यों? हमेशा तो पावर इस्तेमाल करते होंगे? नहीं, हमेशा हारते ही इस्तीफा लोग दे देते हैं, हारते ही इस्तीफा। जैसे ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? खत्म। क्योंकि मंत्रिमंडल किसके सहायता के लिए बनता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का आपातकालीन इंतकाल हो गया, यानी कि उनका मृत्यु हो गया, तो क्या होगा? पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा। अब कौन स्वास्थ्य मंत्री था, कौन गृह मंत्री था, कौन खाद्य मंत्रालय था, कौन कल्याण मंत्री था, सब कुछ खत्म। अब फिर से बनाना पड़ेगा। क्या क्लियर है? तो सीधा जानिएगा कि मंत्रिमंडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीएम
अब पीएम, मंत्रिमंडल रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है किसके लिए? सीएम पीएम के लिए होता है, उसके सहायता के लिए बनाया जाता है। ठीक है, हो गया ना। अब ये भी आपका बात हो गया। तो चलिए टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम को हम लोग देखेंगे अब। हाँ, रिवीजन करा देते हैं एक बार। देखिए सुप्रीम पावर जो है, देखिए सर्वोच्च पावर कहां होगा? बट बांटा हुआ रहेगा। सर्वोच्च पावर साझेदार रहेंगे, कोई एक नहीं रहेगा। साझेदार करने का दो तरीका। नंबर 1 तरीका वर्टिकल या हॉरिजेंटल। पहला हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल। अच्छा, वर्टिकल में क्या होगा? वर्टिकल में जो होगा वह, अच्छा हाँ, एक चीज और आप बताइएगा, दिमाग से सोचिएगा, सत्ता में साझेदार कौन लोग बनते हैं? यह सोचने वाली मुद्दा है। सत्ता में साझेदार लोग कौन बनते हैं? कौन ऐसा संस्था है जो सत्ता में साझेदारी का भूमिका निभाता है जिम्मेदारी के साथ? यानी सत्ता में साझेदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर दिया गया है? जनता। जनता से थोड़ा सा ऊपर उठिए। क्या विधायक तो चुना हुआ हो गया, वो तो बाद की बात हो गई, वो तो बाद की बात हो गई। पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी तो यह भी सत्ता में साझेदार नहीं होगा। अगर एक राजनीतिक पार्टी रहेंगी तो सत्ता में साझेदार नहीं होगा। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा, माइंडसेट, विचारधारा अलग अलग होता है। क्या मानते हैं बात? आप बताइए, आप मानते हैं ये बात को कि नहीं? अभी मान जाइएगा। अगर नहीं मानते हैं तो अभी मान जाइएगा। कैसे? देखिए, जैसे हम 3-4 पॉलिटिकल पार्टी का रियल में एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, सभी को आपको बताना होगा कि सबका विचारधारा कैसा है ना। देखिए, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। कंफ्यूज होने के लिए ना पढ़ा रहे हैं, बल्कि आपको क्लियर होने के लिए पढ़ा रहे हैं। आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए हर बात, न कि कंफ्यूज होने के लिए पढ़ा रहे हैं। इसीलिए कंफ्यूज मत होइए। हम बता रहे थे कि सत्ता में साझेदारी का मेन कौन ऐसा बॉडीज होता है, संस्था होता है जो सत्ता में साझेदारी का भूमिका निभाता है। आपने बोला पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलें। तो राजनीतिक दलें किस तरह से सत्ता में साझेदारी की भूमिका निभाती हैं ना। आइए पहले फेडरल सिस्टम को एक बार रिवीजन करवा दें, शायद हो सकता है तब इसको हम फिर से बताएंगे। देखिए, सर्वोच्च पावर कभी एक आदमी के हाथ में ना होकर के बांटा हुआ रहेगा, कभी हॉरिजॉन्टली, कभी वर्टिकली, कभी क्षैतिज, कभी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज जो होता है वह बराबर पावर को बांट दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर का मकसद होता है, ऊर्ध्वाधर का मकसद क्या होता है? नीचे से नीचे लोगों के बात को क्या करना? सुनना। नीचे से नीचे लोगों की बातों को क्या करना? सुनना। जबकि हॉरिजॉन्टल पावर का बंटवारा का मकसद मिसयूज ना हो, क्योंकि एक आदमी के हाथ में कानून बनाओ, लागू करो और उसका समीक्षा भी करो कि कानून सही से लागू हो रहा है कि नहीं। तू तो अपने मैटर में कहेगा कानून भी नहीं लगाएगा और कहेगा सही से कानून लागू हो भी रहा है। जैसे मंत्री का गाड़ी है, चालान ना कटे, अब उसी को यही तय करना है कि वो कह देगा हाँ सब ठीक तो है, सब बढ़िया है, दिक्कत क्या है। तो समझ गए ना। इसीलिए चलिए 2 नंबर आते हैं। जो फेडरल सिस्टम होगा, जो संघ व्यवस्था वाली होगी, वहां पे 3 प्रकार के, देखो बदमाशी मत करो, ठीक है ना। अब लास्ट स्टेज हो रहा है, अब ऐसा ना कि उठा के भेजना पड़ जाए। क्या हो गया? आपको क्या घटा है? अब बताइए। अरे आप ही से बात कर रहे हैं। अभी बात आप क्या कर रहे थे? तो क्या क्वेश्चन पूछेगा? पूछो। अथवा इसीलिए तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद आप आगे आइए। दूसरा जो है वह कह रहा है सरकार जो है वह एक केंद्र सरकार होना चाहिए, एक राज्य सरकार होना चाहिए, एक क्षेत्रीय सरकार होनी चाहिए। ये 3 सरकार जहां पे दिखेंगे समझ जाइएगा क्या है? फेडरल है। संघ है तो हमारे यहां संघ है, हमारे यहां संघ है ना।
संघ है, क्योंकि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और क्षेत्रीय सरकार भी है। 3 सरकार है हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ संघ है। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है कि जहां भी फेडरल होंगे, जहां भी संघ होंगे, वहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। वहां पर जो होगा वह स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। वहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। हो गया बात। चलिए अगला नंबर याद करते चलिएगा ना। अगर बोल दिया संघीय व्यवस्था की विशेषता बताएं, तो ये चीज आपको लिखना होगा। खैर हम लिखवाएंगे, इसमें चिंता इतना भी नहीं करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कम से कम इतना शॉर्ट है तो कुछ तो याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा में कह रहे हैं कि दोहरी पहचान ना, दोहरी पहचान होगी। लाइक जैसे एग्जाम्पल के लिए बिहारी और इंडियन, उसके बाद मराठी और इंडियन, ये दोहरी पहचान है। समझ गए ना? दोहरी पहचान अरे होता नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है ना। ये तो एग्जाम्पल समझने वाली बात है, हमारे यहाँ भी होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि यहाँ पर विभिन्न गवर्नमेंट जो है एक ही नागरिक पे शासन करेगी ना, विभिन्न सरकार एक ही नागरिक पे शासन करेगी। कर नहीं रही है। राज्य सरकार अलग टैक्स लगा रही है, केंद्र सरकार अलग टैक्स लगा रही है। इधर तमिलनाडु में विजय थालापति कह रहे हैं कि सिलेंडर मुफ्त देंगे, इधर केंद्र सरकार कह रही है कि सिलेंडर का कम इस्तेमाल कीजिए। आदमी कंफ्यूज हो पड़ा है कि ज्यादा सिलेंडर मिलेगा तो उसको खर्च करेंगे या घर में रख देंगे बढ़िया से। कहें कि मोदी जी कहले पालन सोना चांदी के इस्तेमाल कम करे के बाद। एक और मोदी जी कहले हवन बात कि वर्क फ्रॉम होम करा, वर्क फ्रॉम होम करेगा बा ना। वर्क फ्रॉम होम मतलब तू कहीं ना जइबा ना पेट्रोल के खर्चा होई। तो मोदी जी हमरो से कहले बड़ा कि रूमे पर से पढ़ा दो, एजा काहे के आवत रहा, तेल न लागता काहे। सबको इसे न कहलन भाई, सबके प्रधानमंत्री। तो हम मान ना सकी ना, ये हमारा अधिकार नहीं क्योंकि हमारा से कहले हमान। हम बहुत खुश बनी हमारा से कहले हमान। कल हो सकेला तो ना आई, सोचा तनी एक दिन बीच करके आई कम से कम। उनकर बात कैसे टाल सकी ना, मोदी जी हवन हाँ मोदी जी हवन। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने एरिया के कामों के लिए, और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। हमेशा ये नहीं है कि सिर्फ शासन ही करेगी, रिस्पॉन्सिबल भी है। उसके बाद कोई भी मूल ढांचा में, मूल प्रोविजन में चेंज नहीं कर सकती थे बिना अपोजिशन के परमिशन से। हो गया। चलिए देखिए, सबसे पहले सर्वोच्च पावर किसके हाथ में होगा? बटा हुआ रहेगा। सीधा कह दीजिए बांटा हुआ रहेगा। अब कोई कहेगा कैसे बटेगा, तो समझा दीजिएगा। आप तो खुद समझाने में एक्सपर्ट हैं। कहिएगा एक ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है ना, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों समझा दीजिएगा उनको। उसके बाद गवर्नमेंट कैसी होगी? 3 प्रकार की गवर्नमेंट होंगी। सबसे पहला गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा गवर्नमेंट। इहो बता दीजिएगा शेड्यूल 8 में तीनों गवर्नमेंट के लिए अलग अलग सब्जेक्टों बांट दिया गया। सबसे पहला सब्जेक्ट में कितना सब्जेक्ट? 100, सेंट्रल में 100, स्टेट में 61 और कंकरेंट में जिसमें दोनों बना सकता है। लेकिन अगर दोनों बना दिया तो उसमें से अप्लाई कौन होगा? सेंट्रल अप्लाई होगा। राइट, हो गया। तीसरा नंबर बात हम बताएं कि वहां पे एकदम जरूरी चीज, जहां पे यूनियन होगा, जहां पे संघ होगा, वहां पे स्वतंत्र न्यायालय होगा। न्यायालय जो होगा स्वतंत्र होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होगा। चौथा नंबर, 2 आइडेंटिटीज होगा। क्यों नहीं होगा? एगो राज्य अपना पहचान बनाएगा और केंद्र अपना पहचान बनाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला नंबर बात है, वहां पे अलग अलग सरकार जो है एक ही आदमी पर टैक्स लगाती है। टैक्स लगाना मतलब रूल कर रही है। उसके बाद आगे नंबर है कि रिस्पॉन्सिबल होती है अपने कामों के लिए, चेंज नहीं कर सकती है मेन प्रोविजन में। मेन प्रस्तावना में चेंज नहीं हो सकता है अपोजिशन पार्टी के हेल्प से, यानी कि सभी का सहमति अनिवार्य है ना। अब चलिए हम लोग अब आते हैं, एक दो चीज आप लोगों को आज समझाएंगे एकदम क्लियर ना। पहला नंबर फेडरल सिस्टम का टाइप, संघीय व्यवस्था का प्रकार, और दूसरा नंबर हम आप लोगों को समझाएंगे कि
का तो हम इससे पहले बता रहे थे। हाँ, राजनीतिक पार्टी पार्टनरशिप में कैसे योगदान देती है, राजनीतिक पार्टी जो है पार्टनरशिप में कैसे, कोई पूछेगा ना कि पार्टनरशिप का मूल जो है, मूल कौन आदमी है जो योगदान देता है, कौन संस्था है, तो क्या कहिएगा? राजनीतिक पार्टी है भाई। हम लोग थोड़े उठ के जाते हैं, राजनीतिक पार्टी है। किस तरह से? हर राजनीतिक पार्टी का विचारधारा अलग अलग होता है और हमारे पास यह अधिकार होता है कि हर विचारधारा को चेंज करते रहें। कोई किस विचारधारा पे चल रहा है, कोई कास्टिज्म पे चल रहा है, कोई धर्म पे चल रहा है, कोई डेवलपमेंट पे चल रहा है, कोई अमीर गरीब पे चल रहा है, कोई भाषा पे चल रहा है, सब अलग अलग होता है। चैप्टर 1 बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग था पार्टनरशिप के लिए, सत्ता साझेदारी के लिए बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग था चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो समझा ना, उससे अगर हकीकत कहे ना तो डायरेक्ट उठाओ और पंचायती राज विभाग और स्टेट और ये तीनों चीज डायरेक्ट पढ़ाने जोग है। अब इसमें ज्यादा करने ही वाला नहीं था। ये तीनों चीज है ना जो लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि तीनों चीज किस तरह से बनते हैं, कैसे डिसाइड किया जाता है, विधायक का कैसे डिसाइड किया जाता है, मुखिया का, सरपंच का, कितना जनसंख्या पर, ये क्योंकि ये अभी तक जितने चीज हम पढ़ा रहे हैं ना, बस थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है पिछले क्लास का, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को फेडरल सिस्टम पढ़ा देंगे, घबराइएगा मत। अभी आप लोगों के पास 11 मिनट टाइम है, ठीक है ना? ऐसा मत सोचिएगा कि हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? एकदम एग्जैक्टली 5 बजे आपको छोड़ देंगे। क्यों पढ़ाएंगे ज्यादा? मेरा फायदा हो रहा है ना, ज्यादा पढ़ा देंगे तो दिक्कत होगा ना। चलिए, ज्यादा पढ़ाएंगे तो दिक्कत ना होगा। हाँ, 2 चीज समझा करके छोड़ देंगे आप लोगों को। हाँ, लेकिन आपका जिम्मेदारी है कि जाने के साथ साथ उसको भी जाने ना दीजिएगा, उसको कम से कम रखे रहिएगा। ए पीछे धान हो, का हो धान? अरे का करब? कलम, धान के कलम दे दो। धान के, ए धान सीधा बैठ जा, चला। ये सब धान हमन जा। देखा जा, बदमाशी मत करा जा हो। देखा तो यहाँ धान बाड़ा जा, लेकिन अभी धान बेचाए जोग निखा जा। इसीलिए तो जना का ऐसा निखार के बनावे के बना, जैसे हीरा अगर कोयला के खान में से निकलेगा तो कौन लेगा? जब तक उसके अंदर हीरा क्यों चमकता है, साइंस में बता सकते हैं? क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन होता है या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है ना? चलिए आइए, तो बस ये धान तोहन जना के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करा देवे के बाद एकदम अंदर से परिवर्तन करा देना है, अंदर से पूरा दिमाग से लेके पूरा दिल तक बदल देवे के बाद। समझ में आइल ना? एकदम इतना बदल जा। देखा जा, हमारा बहुत खुशी हो, क्योंकि हम जाना था नहीं तो जना घर के का बड़ा जा, चिराग बढ़ा जा। इसीलिए आंधी से बच के रहेगे बा ना, क्योंकि आंधी चिराग के बहुत बड़ा दुश्मन है। चलिए आइए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे। अच्छा ठीक है, ए चुप रहिए।
वो सो रही हैं चाहे जग रही हैं, वो हमारा जिम्मेदारी है कि आपका जिम्मेदारी है। चलो ए बाबू सुगा आओ तो है ना, आओ जो है ना, तोहन जाना पर देखा ध्यान दिहल जरूरी बा। हम कल सपना देखा नहीं कि उ सब धन पर ध्यान देवे के काम बा, ठीक बा ना। तनी ध्यान द जा, तोहन जाना तो एकदम हाथ पे हाथ रख के एकदम आराम से बैठा तड़ा जा भाई, वैसे मजा ना दी। पढ़ जा तब आके रत भर जिदिया के एकदम, ठीक ना, जिदिया के पढ़े के बाद आवत है ना, समझ लिया जाओ। दो चीज बा इस बार तो के इतना बढ़िया समझे के बना, जितना हम ना पढ़ाई ओकरा से ज्यादा समझ लिया जा। अब देखिए कह रहा है कि संघीय व्यवस्था, ठीक, संघीय व्यवस्था। देखिए दो टाइप का संघीय व्यवस्था है। एक होता है कि स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन वह स्वतंत्र राज्य है, लेकिन वह राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसके अधीन नहीं है, जुड़ा हुआ है ना। देखिए यहां पे स्वतंत्र राज्य जो है राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल था एक समय में यूएसएसआर। यूएसएसआर पता है? यूएसएसआर कब टूटा था? 1991 या 1989 ना। उसके बाद आगे आएंगे राष्ट्र के अधीन राज्य, ये है भारत। भारत है, बेल्जियम है और स्पेन है। इसके अंतर्गत क्या होगा? राष्ट्र के अधीन ही आएगा, राष्ट्र के अधीन ही आएगा, वो इससे बाहर नहीं होगा। लेकिन ये जो है इसके अधीन नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये यूएसएसआर एक समय में ऐसे ही था, छोटे छोटे अगल बगल के देशों को मिला के बड़ा बना दिया। लेकिन केस था कि मेरे अधीन नहीं हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे अधीन नहीं हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो। जब जुड़े हुए हो तो तुम जा सकते हो। जैसे दोस्ती है, ये रिश्ता जो दोस्ती वाली रिश्ता होती है वह इस फेडरल सिस्टम है ना। अमेरिका वाला फेडरल सिस्टम जो है वह फ्रेंडशिप है ना। लेकिन बाप बेटा का रिश्ता जो है वह इस फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल है। आप चाहकर भी नहीं जा सकते, कितनों कुछ कह दीजिएगा, लेकिन आदमी कहेगा उनकरे लड़का, कोई बदल देगा क्या? तो ये फेडरल सिस्टम बाप बेटा का रिश्ता बना रहा है और ये फेडरल सिस्टम फ्रेंडशिप बना रहा है। इसमें जब दिक्कत लगे चल जाओ ना, है साथ तो यूनियन कहा जाएगा, लेकिन दिक्कत लगे चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से दिक्कत लगे टूट जाएगा, लेकिन ये टूट ही नहीं सकता है। हाँ, बल्कि अगर बाप का कोई और बेटा बनना चाहे बन जाएगा। अरे गोद ले लेंगे, क्या दिक्कत है? गोद ले लेंगे तो इसमें और बनना चाहे बन जाएगा। बेटा बाप को ना आदमी कहेला बेवकूफी। हम सोचत रही पहले कि बेवकूफ आदमी कहाँ मिली हन, आज खोज समाप्त हुआ, यहां मिली हन। बाप बड़ की बेटा बड़। चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्या समझे इसमें? अच्छा चलिए, अब जो है ना बाप बेटा वाली रिश्ता और फ्रेंडशिप वाली रिश्ता से आप बहुत कुछ क्लियर कर लेंगे। कैसे? अब ऐसे क्लियर करें, बाप पावरफुल कि बेटा पावरफुल? बाप पावरफुल। ठीक है, बेटा का भी बात लग सकता है, लेकिन दोनों जिद आ जाए तो किसका बात लगेगा?
बाप का बात लगेगा। यानी कि यहां पर सेंट्रल का बात हमेशा आगे रहेगा, सेंट्रल का बात हमेशा आगे रहेगा स्टेट। यानी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल जो है वह ज्यादा पावरफुल होगा, सेंट्रल इज मोर पावरफुल देन स्टेट, स्टेट से ज्यादा पावरफुल होगा, जबकि इसका पावर इक्वल होगा। अरे दोस्ती किए हो, तुम भी उतना ही हम भी उतना ही, ठीक है ना। अगर दोनों जीत दिया जाएगा तो दोनों का बात मानना पड़ेगा, है ना, तो टूटिए जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस स्थिति में कहा जाता है कि स्टेट मोर देन पावरफुल, स्टेट मोर पावरफुल देन कौन सा, सेंट्रल। सेंट्रल से ज्यादा पावरफुल इसमें कौन होगा, स्टेट होगा। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, पावर जो होगा इक्वल होगा, स्टेट का और सेंट्रल का। तो समझ गए, फेडरल सिस्टम दो प्रकार का, एक फ्रेंडशिप वाली और एक बाप बेटा वाली। बाप बेटा वाली फ्रेंडशिप हमारे यहां चलता है, बेल्जियम में चलता है, स्पेन में चलता है। और ये वाला फ्रेंडशिप वाली जो बात है वहां पे चलता है अमेरिका, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, वही ऑस्ट्रेलिया जो यहां पे स्थित है। हंसत अलू ना, कबे से देखा था नहीं हंसत अलू, ठीक ना, हो गया, ठीक है, ये समझ गए ना। यही फेडरल सिस्टम है, दो प्रकार का फेडरल। अच्छा आप बताएं एक बात कि अगर एकता रखना है तो क्या जरूरी होगा, नंबर 1 फेडरल सिस्टम या नंबर 2 फेडरल सिस्टम? नंबर 2। यानी अगर हमें रखना है तो बाप बन जाए और सबको बेटा बना ले, एकता रहेगा। 1 दोस्ती कर ले, तब तो और आसान हो जाएगा ना तोड़ना। आप लोग भी बहुत दल बदलू हैं, जब वो कह रहे हैं तो ये सही है, ये कह रहे हैं तो वो सही है, एक पर रहिए, ठीक। देखिए सुनिए, सबसे अच्छी बात क्या है, आपने वो बात बताया ही नहीं कि बाप बेटा है तो बाप को मोह भी तो होता है बेटा का, तो यहां पे मोह दिखलाएगा ना। सेंट्रल जब भी स्टेट प्रॉब्लम में फंसता है तो सेंट्रल क्या करता है, मदद करता है, सेंट्रल मदद करता है, कुछ विशेष पैसा भेजता है ताकि उसे मदद मिल सके। तो मेरा यहाँ अगर सही पक्ष देखा जाए तो अगर इसको सही से चलाया जाए ना, बिना एजेंसी का मिसयूज किए हुए। अब ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई सरकार, अब मान लीजिए कि कोई बेटा है और बेटा मेरा थोड़ा बगावत कर दिया तो सब बेटा को भेज करके, अब बेटा का जितना पावर है सब भेज करके उसको मरवाने लगे, तो चाहेगा ना तुमको छोड़कर चल जाए, कैसा बाप है तुम यार ना। तो ऐसा अगर सेंट्रल कर रहा है, ऐसा सेंट्रल कर रहा है कि सब ईडी सीबीआई जितना संस्था है सब लगा दिए कोनो दूसरा। अब मान लीजिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली में पहले केजरीवाल की सरकार था। अब मान लेते हैं मेरा बेटा है लेकिन मेरे विचारधारा से अलग है ना। पार्टी इज द क्या, माइंडसेट, विचारधारा। पार्टी क्या है, विचारधारा है तो बेटा ना। अरे सेंट्रल के लिए राज्य जो है वह बेटा है, लेकिन उसका विचारधारा अलग चल रहा है, अलग नेतृत्व में चल रहा है। इसका मतलब ही थोड़े है कि ईडी सीबीआई लगवा देंगे। आज जैसे ही कहेगा बाबू तू ही तो धन बड़ा, वैसे ही कहेंगे चल चल ईडी सीबीआई से जल्दी कहेंगे जो 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 तो हमारा बेटा है, अभी पहचान नहीं। पहले तो लागत रहे सौतेला है, लेकिन सौतेला ना अपने है। क्या क्लियर है? अब इसके बाद चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट पार्टों पे चलते हैं। हाँ बोलिए। अब बस लास्ट चलना है, इसमें बात करेंगे कि किस तरह से इंट्रोडक्शन, किस तरह से राजनीतिक पार्टी जो है, टाइम हो गया तो बस 2 मिनट का चीज है। अरे भाई ठंडा मौसम हो रहा है, जैसे जैसे रात होते जाएगा ठंडा होते जाएगा ना। आइए, अरे बस एक चीज सुन लो ना, हमार फायदा हुई, हमार फायदा हुई। हम 5 मिनट अपन फायदा कर ली, ठीक। चलिए आइए इधर देखिए। अब पार्टनरशिप जो साझेदारी जो है, यही टॉपिक लास्ट है।
साझेदारी जो है इसमें मेन भूमिका जो होता है, मेन भूमिका जो होता है वह किसका होता है? अब राजनीतिक पार्टी का होता है। कैसे कैसे? अब देखिए ना, साझेदारी बहुत तरह तरह के लेवल पे है। साझेदारी को आपको एनालिसिस करना होगा। साझेदारी का पहला स्टेप बता रहे हैं। दूसरा स्टेप पार्टी के अंदर। दूसरा स्टेप क्या होगा? पार्टी के अंदर। क्या पार्टी के अंदर एक ही जाति के लोग होते हैं? सभी जाति के लोग रहते हैं ना। अच्छा चलिए पहले पार्टी पे बात कर लेते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी सत्ता में साझेदार कैसे बनती है? बात हमें यह समझना है, राजनीतिक पार्टी सत्ता में साझेदार कैसे बनती है? धान सुता तड़ा। चलिए आइए देखिए, सबसे पहला नंबर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो गया। उसके बाद टीएमसी, डीएमके ना पार्टी है। उसके बाद एक पार्टी है शायद लोजपा ना। आगे पार्टी की अगर बात करेंगे तो एक पार्टी है आरजेडी, एक पार्टी है तीर छाप। कौन पार्टी है? जेडीयू। और भी पार्टी हो सकते हैं। सभी का नहीं चेंज हुआ है। क्या कह रहा है? ना तू बतावा के कहता ना, बतावा तू 2 बार कह दिलू ना। तू बतावा चेंज नहीं खे भाई, हम चेक कैले रही ना, चेंज नहीं खे भाई। तू जाके पता करी है। चलिए आइए देखिए, जा घरे जा। एकदम लास्ट में क्लास को इतना अनडिसिप्लिन कर देना है ना, आप लोगों को इतना अनडिसिप्लिन कर देना है कि एकदम समझ में नहीं आता है। चलिए आइए आते हैं एक। अरे भाई बस अगर शांत रहो ना तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, हो जाएगा। और शांत नहीं रहोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम भी जिद्दी आदमी हैं। जब बोल दिए तो पूरा कर ही के भेजेंगे, ठीक है ना? कुछ चलने वाला नहीं है, ठीक। इसके बाद आओ देखिए, बीजेपी जो है वह इनको कहा जाता है, इन पार्टी को कहा जाता है कि यह जो है पूंजीपति का ज्यादा साथ देते हैं, पूंजीपति का ज्यादा साथ देते हैं, नंबर 1। अच्छा दूसरा नंबर बात, इन पर इल्जाम लगता है, इन पर इल्जाम लगाया जाता है न्यूज चैनलों द्वारा कि यह थोड़ा सा धार्मिक भी हैं, थोड़ा सा ये धार्मिक भी हैं ना, ये थोड़ा सा धार्मिक भी है। चलिए ये हो गया, यानी पूंजीपति पे ज्यादा ध्यान दे। पूंजीपति मतलब अडानी अंबानी कंपनी वाले लोग, इन पर, और ये ठीक। अच्छा चलिए आगे आइए, कांग्रेस, इनके लिए ज्यादातर अभी हम न्यूज में देखते हैं कि इनके लिए आता है कि जो पिछड़ा वर्ग है इन पर ये ज्यादा ध्यान देते हैं। पिछड़ा वर्ग, अरे पिछड़ा माने पिछड़ा, पिछड़ा माने पीछे, जो समाज से सब कोई अमीर हो गया, ये पीछे गिर गए नीचे चढ़त समय, गिर गए नीचे ही रह गए। जे चढ़े के सोचलन पानी हो गई तो बिछल के और ही गिर गिलान, एकदमे नीचे चल गिलान, हो गई। समझ में आ गई ना? चल अब आगे के बाद ना, टीएमसी, हाँ बोलिए, टीएमसी पार्टी आए, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ये भी है कांग्रेस का ही पार्ट है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी द्वारा इसका नींव रखा गया। ये भी कहा जाता है कि एक तरह से सभी को मिला करके पिछड़ा वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है ना। डीएमके यह तमिलनाडु में पार्टी है, और लोजपा आपको पता ही है, यह एसी एसटी के पार्टी के नाम से जानी जाती है। एक और है बीएसपी, ये भी। अब सुनिएगा यहां पर और यहां पर, ये जो डीएमके जो है ना, डीएमके पार्टी के बारे में हमें ज्यादा मतलब नहीं है कि जब हम तमिलनाडु के राजनीति में रहते तो हम आपको बता पाते, लेकिन डीएमके जो है वह तमिलनाडु के राजनीति में डीएमके पार्टी एक्टिव है।
ठीक है ना। इनके बारे में हम नहीं बता पाएंगे कि ये किस टाइप का राजनीति करते हैं। चलिए अब आते हैं जेडीयू पर। देखिए एक समय में 2005 का बात है, 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो इन्हें एजुकेशन मैन के नाम से यानी शिक्षित व्यक्ति के नाम से जाना जाता था और कहा जाता था कि ये एजुकेशन के लिए बहुत काम करेंगे। लेकिन अभी इनके बेटा जो है स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, जिनका खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है लग रहा है ना। अब स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं और हिल रहे हैं ना, ऐसा ही। और उनसे पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छा काम क्या कीजिएगा, तो कह रहे हैं कि आयुर्वेद पे ध्यान देंगे ना, आयुर्वेद पे। वही आयुर्वेद जंगल में घास फूस कबार के कूट काट के पिया द, जियल तो जियल मुअल तो मुअल बराबर बात, ठीक, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए वही, खैर ऐसा कुछ बात नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, थोड़ा सा मस्त आदमी है, ठीक है ना। चलिए अब ये आरजेडी है, ये भी एक समय में पिछड़ा वर्ग का बहुत काम किए हैं, ये भी एक समय में पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत काम किए हैं। जब एसी एसटी समुदाय को खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था तब ये काम किए थे, ठीक है ना। चलिए बस ये बात थी। अब क्या रहा, जरूरत पड़ेगा हम बदल देंगे, सबका विचारधारा बता दिए ना। अगर ये पार्टी सत्ता में आ जाए ना तो फिर पता चलेगा कि जितने अपर कास्ट के लोग हैं वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, तो विचारधारा बदल जाता है, पता चल जाता है कि अब अलग विचारधारा का है ना। ये अगर आ जाए तो यहां पर आते ही गुंडागर्दी खत्म हो जाती है, गुंडागर्दी टोटली खत्म हो जाएगी। अब कभी भी मतलब कोई नहीं कर सकता है गुंडागर्दी इसमें ना। इसमें क्या होता है ना कि पिछड़े जात और एसी एसटी समुदाय का गुंडागर्दी बढ़ जाता है। बोलवे ज्यादा सटवा फाड़ के चल जी थाना पर, अभी जनते नहीं खे, ठीक ना। ये थोड़ा सा हो जाता है ना, हम देखे हैं। नहीं आप कष्ट मत कीजिए भाई, आप कष्ट मत कीजिए, हम उठा लेंगे। इसके बाद ना ये चीज होता है। और ये जो है इनके टाइम में इनको कहा जाता है सुशासन का सरकार। टोटली समझिए कि टोटली यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई है। और आप चाहे विचारधारा बदल दीजिए, अलग अलग विचारधारा का सत्ता। अच्छा और मजेदार बात बताएं, सत्ता के साझेदारी का मजा कब आता है, जब किसी एक को पूर्ण बहुमत न मिले, किसी एक को पूर्ण बहुमत न मिले। अच्छा किसी एक को पूर्ण बहुमत न मिलेगा तो क्या होगा, दो विचारधारा के लोग एक ही में आ जाएंगे। अगर किसी एक को मान लीजिए, चलिए आइए अब हम दो का लेते हैं एग्जाम्पल। एक है जो स्पेशली जैसे एसी एसटी को सताया गया वैसे ही आप लोग अब ऊंचा उठिए। एक कह रहे हैं ना हम सताएंगे ना सताने देंगे, बराबर पे चलेंगे। तो अब मान लीजिए एक समय में आरजेडी और जेडीयू का बराबर भाग गठबंधन करके सरकार बनाना पड़ा। तो ये सत्ता के साझेदारी का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहां पर क्या होगा ना कि न ही ज्यादा छोटे कास्ट के लोग बदमाशी कर पाएंगे और न ही ज्यादा एजुकेशन व्यवस्था पर भी ज्यादा काम किया जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हाँ ठीक है, इसका जेडीयू का देखिए